चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम में इससे हर टर्म क्वेश्चन रहेगा और बड़ा मजा आता है सीखने में। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, छोटा छोटा सम्स का चैप्टर है। हम लोग को करीब करीब 5 क्लास लगेगा इसको करने में। आज का क्लास को छोड़ दो, उसके बाद 5 क्लास, फाइनल में आते हो तो 25 क्लास। हाँ, फाइनल का 40% सिलेबस तो यही चैप्टर है, तो 25 क्लास तो कम ही पड़ता है उसके लिए। हम लोग उसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जितना आपको 5 क्लास में पढ़ाते हैं, फाइनल में 2 घंटा में पढ़ाते हैं कि जो चीज यहाँ पे किया एक बार फाइनल में रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ो। और इसका कॉन्सेप्ट से आपका बहुत सारा जैसे रिलेटेड चीज जो अकाउंट्स में भी आता है, कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है, इकोनॉमिक्स में आता है, वो सब भी स्ट्रांग हो जाता है। तो यू शुड लर्न इट वेरी अटेंशन देकर, एंड प्रैक्टिस भी आपको तुरंत तुरंत करना पड़ेगा। मतलब मैं बीच बीच में होमवर्क देते रहता हूँ, वो होमवर्क सबका अप टू डेट रहना चाहिए। होमवर्क के साथ बदमाशी किया तो आप चैप्टर क्या सब्जेक्ट ही नहीं सीख पाएंगे। होमवर्क हमेशा करना है। यूजुअली देखते हैं 90% प्लस लोग कर लेते हैं, जो 10% नहीं करते वो लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं या फिर उनको भगवान का कोई स्पेशल आशीर्वाद होता है तो ही वो पास होते हैं। अदरवाइज होमवर्क करते रहने वाला बच्चा पढ़ाई से टच में रहता है। तो हमेशा होमवर्क करना ही करना है, चाहे कैसे भी टाइम निकालो। ओके, देखो इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा उसको समझने का चेष्टा करो। जब मैं ये सब डिस्कशन बताता हूँ तो यूजुअली मैं लिखाता नहीं हूँ, लिखाने का काम अलग से होता है। मेरा क्लास में टीचिंग पैटर्न में 2 पार्ट है। एक ऐसा पार्ट जिसमें आपको सिर्फ सुनना है, दूसरा पार्ट जिसमें आपको मेरे साथ साथ लिखना है, सम सॉल्व करना है। तो यूजुअली ऐसा देखते हैं कि आप लोग जो पढ़ने जाते हो, आप लोग दूसरे पार्ट में एक्टिव होते हो, पहला पार्ट में सो जाते हो। और मजे की बात यह है कि पहला पार्ट अगर कोई ठीक से सुन लेता है, उसको दूसरा पार्ट में कोई तकलीफ नहीं आता है। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई introduce the chapter, when I tell you what actually the theme of the chapter is, तो आपको हर एक सम फटफट समझ में आ जाएगा। नहीं तो स्ट्रगल करना होगा, जब पहली वाला में सो रहे होंगे, दूसरे वाला को डायरेक्ट सुनोगे, स्ट्रगल करना होगा। ये एक अप्रोच है टीचिंग का जिसको मैं बुलाता हूँ टॉप डाउन अप्रोच। ये टेक्निकली जब कोई आप रिसर्च करोगे, पीएचडी वगैरह करोगे, तो ये सब के बारे में भी पढ़ाया जाता है। टॉप डाउन अप्रोच इज अ अप्रोच वेयर the participants are introduced with the topic in such a way that they also start thinking about the topic. अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरे पास अंदर में इतना सारा जो नॉलेज है उसके बारे में मैं ही सोच रहा हूँ, बट अगर मैं आपको भी सोचने पे मजबूर कर दूं कुछ ऐसी ऐसी बातें बताकर कि आपके दिमाग में भी स्पार्क आने लग जाए उस टॉपिक को लेके, उस कन्वर्सेशन को लेके या उस सिचुएशन को लेके, और उसके बाद जब आपको पूरा टॉपिक सिखाया जाता है तो आप फट से सीख जाते हैं। मतलब दिस स्पार्क एक्ट एज फेविकॉल। उसके बाद जितना सिखाओ जाके चिपक जाएगा। और ये स्पार्क नहीं उठ रहा है और मैं देते जा रहा हूं तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच में मैं यही करता हूं कि आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करके आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूं जिससे आपके दिमाग में वो स्पार्क आना शुरू हो जाए, किस टॉपिक को कैसे डील करना है, इस टॉपिक में क्या है। तो फिर मैं जो भी बोलूंगा फट से कैच कर लोगे। तो दिस अप्रोच एक्चुअली मैंने ही बहुत सोच समझ के बनाया है। अदरवाइज बाकी क्लासेस में भी आप जाते हैं, आप देखते हैं बस सर लोग पढ़ाते हैं तो सीधा चालू हो जाते हैं लिखाना, या बस एक तो एग्जाम्पल दिखाया और सॉल्व करना शुरू, और आप लोग भी वो करके आ जाते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट एग्जाम में पता चलता है सीधा, या कल को फाइनल में जब वो चीज आता है तब पता चलता है कि ये सब याद ही नहीं है। बट ये इंट्रोडक्शन, ये टॉप डाउन अप्रोच का फायदा ये है कि जो बच्चा खाली प्रैक्टिकल सम्स करने में
दिमाग लगाता है उसको ये बोरिंग लगता है, बट जो सीखने आता है उसको लगता है कि यही बेस्ट चीज़ है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज़ को लेके ये है। कोशिश करें कि दिमाग में भी मेरा कुछ आइडियाज आने लगे इस टॉपिक से रिलेटेड, बस फिर आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो पहला बात ये ध्यान रखना कि इट इज अ टेक्निक। नाउ टेक्निक और मेथड में फर्क आपको पता है क्या? टेक्निक एक ऐसा चीज है जो हर इंडस्ट्री में लग सकता है, हर कंपनी नहीं बोलते, हर इंडस्ट्री, चाहे वो सीमेंट का इंडस्ट्री हो, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। मेथड होता है कि वो एक इंडस्ट्री में ही लगता है, दूसरी इंडस्ट्री में वो बदल जाता है। मेथड और टेक्निक का फर्क ध्यान रखना। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। टेक्निक फॉर व्हाट? टू एसर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एसर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उस खर्चे के लिस्ट में से कुछ आइटम ही उठाकर कॉस्ट माना गया है, जिसको आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। कॉस्ट फॉर कस्टमर्स आर सम आइटम्स फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, तो ये कॉस्ट में कौन कौन से आइटम आएंगे उसको बताने वाला है ये टेक्निक। टेक्निक क्या सिखाएगा आपको कि उस लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में से कौन कौन सा आइटम को कॉस्ट फॉर कस्टमर्स मानना है। एक चीज बताओ, कॉस्ट वाइड टर्म है कि एक्सपेंस वाइड टर्म है? एक्सपेंस बड़ा है कि कॉस्ट बड़ा है? कॉस्ट बड़ा है। जबकि मैं अभी क्या बोल रहा हूं, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में से कुछ ही चीज कॉस्ट बन रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सपेंस बड़ा चीज है, कॉस्ट तो उसका एक हिस्सा है, बट इट इज रॉन्ग। द फैक्ट इज ये सारे कॉस्ट तो हैं ही। इनफैक्ट कॉस्ट में और भी बहुत सारे चीज आते हैं जो एक्सपेंस में नहीं आते हैं। कॉस्ट में और भी बहुत सारे चीज आते हैं जो एक्सपेंस के अंदर नहीं आते। अभी मैं जनरल टर्म कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट फॉर कस्टमर्स। खाली कॉस्ट पूछे तो उसका बहुत मीनिंग है, कॉस्ट फॉर कस्टमर पूछे तो उसका रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है। ठीक है, कॉस्ट इतना बड़ा टर्म है, एक्सपेंस उसका एक पार्ट है, और कॉस्ट फॉर कस्टमर्स इसका एक पार्ट है। कॉस्ट फॉर कस्टमर्स इसका एक पार्ट है। कॉस्ट इतना बड़ा, एक्सपेंस इतना बड़ा, और एक्सपेंस का एक पार्ट है कॉस्ट फॉर कस्टमर्स। तो टेक्निक्स क्या सिखाता है कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में से आइटम को लेकर कॉस्ट फॉर कस्टमर बनाना चाहिए, उस पे हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यही टेक्निक का काम है। और अगर मेरा जो अप्रोच है वो कोई भी इंडस्ट्री में अप्लाई हो जाएगा तो वो टेक्निक है, अगर ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही अप्लाई होगा तो मेथड है। बस यही फर्क है। ठीक है, देखो जमाना जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे हमारे में बुद्धि आया। ये सब कोई एक दिन में टेक्निक बैठ के कोई नहीं सोच पाया। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, जमाने का नीड बढ़ता गया, हम प्रॉब्लम में फंसते गए, सोल्यूशन निकालने के लिए रास्ता निकालते गए, और वही रास्ता जब सबको यूज कर पाए तो टेक्निक्स बन गया। पुराने जमाने में क्या होता था पता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट मतलब आज भी है, मतलब जब मैं पुराना जमाना बोलता हूँ तो आप ये मत सोचना कि आज वो देखने नहीं मिलेगा। आज भी बहुत सारे लोग पुराना जमाना का मॉडल में काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ जो मैं अभी बोलूंगा वो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी नए जमाने में रहते हैं बट हरकतें सारी पुराने जमाने की है, जमाने के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाए। तो पुराने जमाने में कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था? ये लोग जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई आदमी कस्टमर के लिए कोई काम कर रहा है, तो कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था? खाली जो मटेरियल लाते थे ना प्रोडक्शन करने के लिए, उसका कॉस्ट जोड़ते थे। और पुराना जमाना में क्या था कि उतना कोई लार्ज स्केल काम होता ही नहीं था, मशीन वशीन था ही नहीं, आदमी हायर करने का लोगों के पास रुपया नहीं होता था, तो खुद ही मजदूरी करते थे, खुद ही मटेरियल खरीद के ले आते थे और प्रोडक्शन करके भेज देते थे। जैसे आज भी होता होगा ना लघु उद्योग में,
घरों में जो काम वाम होता है, घर में समझ लीजिए कोई सामान बनाकर बेच रहे हैं, तो उन लोग कॉस्टिंग कैसे करेंगे? मटेरियल का खाली अमाउंट जोड़ेंगे, लेबर बोलकर कोई है नहीं, हमें ही तो काम कर रहा हूँ, तो मटेरियल का अमाउंट जोड़ा, 50 रुपये आया, कस्टमर आया, 60 में बेच दे, 70 में बेच दे। कॉस्ट मतलब क्या था? मटेरियल प्लस जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो वो जोड़ के सेलिंग प्राइस, बस। आज भी ऐसा चल रहा है, ऐसा बंद हो गया ऐसा नहीं है। एकदम जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं है सोचने वोचने का, जहां वर्कर वर्कर हायर नहीं करते, वह वहां पे ये सब चल रहा है। ठीक है। फिर जैसे जैसे बिजनेस लोगों का बढ़ने लगा, तो एक आदमी, जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे लगा कि यार मैं तो ये खुद से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाने बैठ जाता हूँ तो कस्टमर से डील नहीं कर पाता हूँ। तो एक आदमी रख दिया, मतलब उसको सिखा दिया तुम बनाओ, मटेरियल लाके दे दिया, और मैं खड़े होकर कस्टमर से बात कर रहा हूँ। तो अब मेरा दो खर्चा होने लगा, मटेरियल का और जो आदमी रखा उसका भी पेमेंट। तो बुद्धि चला, अरे अब कॉस्ट में तो बदलना पड़ेगा। अब कॉस्ट में होगा मटेरियल, लेबर, फिर जोड़ेंगे प्रॉफिट, तो आएगा सेलिंग प्राइस। जमाना बदला तो भाई हम लोग का बुद्धि खुला, तो हम लोग लेबर भी डाल दिए कॉस्ट में। अब और बिजनेस बढ़ गया, अब हमसे दुकान में भी नहीं खड़ा रहा जाता है, हमसे फैक्ट्री में खड़ा भी नहीं रहा जाता है, हमको तो देश विदेश घूमना पड़ रहा है कस्टमर से मिलने के लिए। मैं और बिजनेस बढ़ा लिया, वहां पे भी एक आदमी रख दिया, और अब मल्टीपल शॉप्स खोल दिए, अलग अलग फैक्ट्री खोल दिए, तो सब जगह का भाड़ा वाड़ा जाने लगा। तो बुद्धि चला कि अरे ये सब खर्चा भी तो देना पड़ता है, सब प्रॉफिट से कैसे दें। और मैं दूसरा दूसरा जगह जा रहा हूँ, तो एक आदमी काम करने वाला, एक आदमी काम करवाने वाला भी रखना पड़ा। तो ये जो नया आदमी रखना पड़ा जो इन लोगों से काम करा रहा है, और फिर दुकान का इतना इलेक्ट्रिक बिल और भाड़ा वाड़ा, फैक्ट्री का भाड़ा, ये सब जो आने लगा, उसको लेकर भी फिर कॉस्ट रिवाइज कर दिए। क्या बोले? मटेरियल ले लो, लेबर ले लो जो काम कर रहा है, और एक्सपेंसेस नहीं बोल के उसका एक नाम पड़ा ओवरहेड्स ले लो, और इन तीनों को जोड़ लो तो टोटल कॉस्ट आएगा, फिर प्रॉफिट जोड़ो तो सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे सोचने लगे। तो इससे ये हो रहा था कि जैसे जैसे हम और बड़े होते जा रहे थे, अभी तो बस मल्टीपल फैक्ट्री खोले, फिर मल्टीपल फैक्ट्री खोलने के बाद एक बहुत बड़े शहर में जाकर बहुत बड़ा बिल्डिंग एक तो ले लिया, उधर ऑफिस बनाया, उसमें बड़े बड़े एम्प्लॉय लोग का रखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए, ये सब मिलके बिजनेस चलाने लगे। और ऑफिस में सब भाई स्टेशनरीज, कंप्यूटर वम्प्यूटर, वो सब का खर्चा लगने लगा। तो लगा कि खर्चा तो और बढ़ रहा है, ये तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में पहले खाली फैक्ट्री का लगता था, तो अब ओवरहेड में फैक्ट्री के बाद ऑफिस का भी लगने लगा, ऑफिस का भी ओवरहेड लगने लगा। बोले ठीक है भाई, ये कॉस्ट है, ये सबको जोड़ दो, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, बेचो ऐसे। अब ऑफिस भी खोल लिया। अब ऑफिस में पहले क्या था, कस्टमर लोग आते थे, सब मिल के वहीं ऑर्डर दे जाते थे, और ऐसे करके हम लोग गुड्स बेच लिया करते थे, दाम मिल जाता था। अब हो गया ऑफिस ऐसा जगह खुला हुआ है, लेकिन हमारे जैसा बहुत सारा लोग हो गया है, बिजनेस मॉडल चलाने वाला हमारे जैसा भी और भी लोग हो गया। जब कोई भी, ये तो दुनिया का नियम है, कोई भी एक आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसके वो फॉलो कर रहे हैं साइलेंटली कम से कम 100 लोग, कि देखिए क्या कर रहा है, वो अपना काम छोड़ के उसको देख रहे क्या कर रहा है। और जैसे ही देखा इसको कुछ मिल गया, चल 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 अपना छोड़, वही करेंगे, वही वाला काम करना चाहिए हम लोग को, क्या दिमाग लगाना है इसमें, देखना वो कर रहा है, अपने भी यही करेंगे। मतलब कंपटीशन चालू होगा। तो जैसे जैसे मैं एक लेवल पे पहुंचा, वैसे वैसे और भी लोग आने लगे, और लोग जब आने लगे तो मैं सोचा कि अरे तो मुश्किल हो जाएगा, कस्टमर घर से निकल के मेरा ऑफिस तक आता है, उसके पहले ये लोग खींच लेता है इसको कि आप उधर कहाँ जा रहे, इधर आइए सस्ता मिलेगा, ये सब चालू हो गया है। तो फिर मैं ये सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग एक सेल्स टीम मेंटेन करते हैं कि हमारा आदमी जाके कस्टमर के घर पे ही बेचाएगा, या कस्टमर का लोकेलिटी में जाके शोरूम खोल देते हैं, उधर एडवर्टीजमेंट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, वो करेंगे, ये सब सोचने लगे कि खर्चा और बढ़ गया। फिर
फिर हमने सोचा कि मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड फैक्ट्री का तो है ही, ऑफिस का तो है ही, और बढ़ गया यार, ये तो सेल्स का भी ओवरहेड आ गया, टोटल कॉस्ट हो गया, फिर प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखा ये जा रहा है कि काम कर पा रहे हैं, सिंस कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ गया है। बिजनेस और बढ़ा है, ओवरसीज में जाने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, तो ओवरसीज में और खर्चा बढ़ने लग गया, और एक्सपर्ट लोगों को रखे, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और खर्चा बढ़ रहा है, तो और चीजों का प्राइस बढ़े जा रहा है। तो प्राइस अगर बढ़ ही जाएगा खर्चा बढ़ते बढ़ते, तो वापस ये इकोनॉमी का एक साइकिल है कि आप जब खर्चा बढ़ाते बढ़ाते, अच्छा काम करते करते ग्रोथ लाते हो, तो फिर आपका खर्चा इतना बढ़ने लग जाता है कि आपका ग्रोथ नीचे जाना शुरू हो जाता है। कंज्यूमर वापस उन लोगों को प्रेफर करने लग जाता है जो छोटा स्केल पे काम करता है। आप कंज्यूमर के थ्रू ही इतना दूर तक पहुंचे, ऊपर तक गए, अब आपका खर्चा बढ़े जा रहा है, तब प्राइस भी तो बढ़ाए जा रहे हैं। अब कंज्यूमर बोलेगा तो बहुत बड़ा हो गया यार, छोड़ छोड़ छोड़, वापस ऐसा आदमी को पकड़ जो खुद से काम करके दे दे। वो रिवर्ट कर गया, और हम लोग इसी आस में कि वो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ओवरसीज चले गए, यहाँ वहां काम करने लगे, खर्चा इतना बढ़ गया, कस्टमर आ नहीं रहा है। और जैसे जैसे खर्चा बढ़े जा रहा है, हम लोग तो कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, प्रॉफिट लगाए जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस लगाए जा रहे हैं, और ऊपर से ये हो रहा है कि छोटा स्केल वाले फिर लोग बढ़े जा रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं बिजनेस करते करते कि मैं आगे बढ़ूं कि वापस पीछे जाऊं। क्या मैं अब अपना ओवरसीज बेच दूं, क्या मैं अपना सेल्स वालों को निकाल दूं, क्या ऑफिस का बिल्डिंग सल्टा दूं, वापस 4-10 फैक्ट्री जो किया 10 को वापस ला के एक फैक्ट्री कर लूं, जैसे घर में काम चालू किया, क्या वापस चल जाऊं, फिर बिजनेस बढ़ेगा? तो फंस गए। अरे भाई, बिजनेस करते करते इतना ऊपर आए, अब देखता है कस्टमर वापस वहीं जा रहा है, उसको लग रहा है कि हमारा खर्चा बहुत हो गया है। अब मैं वापस उन कस्टमर को पकड़ने के लिए रिवर्स गियर मारूं क्या, सब चीज बेचता चलो, ये कैसे होगा? तो फिर रुक गए, दिमाग झड़ गए, अरे यार ऐसे काम नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या किया, सिस्टम वही, सोच बदला कि कॉस्टिंग का जो तरीका अभी हम लोग लगा रहे हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब तरीका अब नहीं चलेगा। बिजनेस वैसा ही रखेंगे, जितना बड़ा हो चुके वैसा ही रखेंगे, लेकिन रिवर्ट कर रहे बैक टू पवेलियन इन जस्ट कॉस्टिंग टेक्निक, बैक टू सेम ओल्ड अप्रोच, स्मॉल स्केल अप्रोच, कि कॉस्ट मतलब खाली मटेरियल, क्या कॉस्ट मतलब खाली मटेरियल, लेबर, उस पर प्रॉफिट जोड़ के प्राइस, जाओ अब लगो तुम स्मॉल स्केल वाले मेरे से। तुम्हारा हरकत पे हम आ जाते हैं। कंज्यूमर खाली क्या चाहता है, सस्ता और क्वालिटी, बस। उसको ये मतलब नहीं है कि बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, इससे खरीदेंगे, बड़ा आदमी से नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंज्यूमर जो है वो सिर्फ चाहता है क्वालिटी और सस्ता। दिया, क्वालिटी तो दे ही रहे हैं, इसलिए पहले दाम भी ले रहे थे, जाओ सस्ता कर दिया, छोटा वाला सबका दुकान एक बार में बंद। यही तो हो रहा है दुनिया में। बड़ा लोग उतर गया हरकत छोटा वाला पे, मतलब कॉस्टिंग टेक्निक बदल दिया अपना, और यहीं से जन्म लिया एक नया टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, जिसमें हमने बोला कि पहले आप जैसे जैसे जमाना में तरक्की कर रहे थे, वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ रहा था, तो आप हर तरह का खर्चा को कॉस्ट में जोड़े जा रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में इतना ही आइटम था, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में और भी बहुत सारे आइटम है, उसमें से ये आइटम जो लेजिटिमेट था वो जोड़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज खर्चा बढ़ रहा था। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस तो और बड़ा होगा इनका, वो लिस्ट तो हम देख ही नहीं रहे, बट कैटेगरी वाइज भी खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, सब चीज को रिफॉर्म किया, रिस्ट्रक्चर किया, और बोला अब हम वापस से कॉस्ट जब कस्टमर के लिए लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है।
मार्जिनल कॉस्ट कुछ अलग मीनिंग नहीं रखता है। आप लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़ के आया उसको भूल जाओ। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एडिशनल 1 यूनिट या टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट, वो सब रटने का डेफिनेशन था, हटा उसको। अभी अभी मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट ही लेना है, उसी पे प्रॉफिट जोड़ देना है और सेलिंग प्राइस कस्टमर को बता देना है। जाओ वापस बैक टू पवेलियन कॉस्टिंग का टेक्निक में, बट बिजनेस यही रहेगा। लेकिन ऐसा आप रिस्ट्रक्चरिंग तभी करेंगे जब आप सर्वे करके थोड़ा सा मार्केट में पता लगा लेंगे कि कस्टमर प्राइस कम करने से आपके पास आएगा जरूर, नहीं तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। सेलिंग प्राइस भी कम किया, पता चला कस्टमर अभी भी नहीं आ रहा है, मतलब आपको थोड़ा सर्वे करके कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि कस्टमर वापस सेलिंग प्राइस कम कर दिया मैं तो आ जाएगा। तो अगर कस्टमर इनफैक्ट ऐसा सोच के चलना है कि जो स्मॉल स्केल के छोटे छोटे कस्टमर्स थे वो भी जो पहले हमारे पास आते भी नहीं थे वो नए लोग भी आएंगे। जब आप ये कॉन्फिडेंस रखते हो तब इस मेथड में आना, वरना ये मेथड या अदर ये टेक्निक में जाओगे तो बहुत लंबा नुकसान खाओगे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में लिस्ट ऑफ एक्सपेंस देखो बहुत बड़ा है, यहां पर तो बहुत बड़ा है, उसमें से 7-8 आइटम मान लो पहले लेते थे तो इस प्रॉफिट में से ये सब का खाली पेमेंट करना पड़ता था। बट अभी क्या हो रहा है, आइटम और कम हो जा रहा है, 2-3 आइटम को लेके चल रहे हैं कॉस्ट में, और इस प्रॉफिट में से जो पेमेंट करना है वो पेमेंट बढ़ गया है। Isn't it? प्रॉफिट से पेमेंट्स और बहुत सारे करने पड़ेंगे आपको अब। तो अगर प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा तो लंबा नुकसान खाओगे। जब आप इंश्योर कर सको कि आपके सेलिंग प्राइस कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा ग्राहक आएंगे, तभी इस मेथड में आना। और इस मेथड में आओगे तो एक फायदा ये होगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो वापस रीगेन होना शुरू होगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑन कंडीशन, ऑन अजम्पशन कि कस्टमर्स वुड कम, मोर एंड मोर कस्टमर्स वुड कम, इवन द कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स वुड ऑल्सो कम टू यू। जब आप ऐसा सोच के चल रहे हो तब आपको एक गेन होगा। और दूसरा, यहां पर कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स भी आते थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। यहां पर कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स भी आते थे जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स भी यहां आकर मार्जिनल कॉस्टिंग में आकर सुधर गए। मतलब देयर आर 2 एडवांटेजेस टू द कंपनी। वन, दे वुड बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट ऑन assumption that they will regain their own customers as well as they will get outside customers also. And second advantage would be that they would be able to rectify the accounting errors which were coming in the old system. वो अकाउंटिंग एरर्स को सुधार पाएंगे। ये अकाउंटिंग एरर्स मैं आपको एकदम चैप्टर के एंड में सिखाऊंगा। अभी शुरुआती समय में आपको सिर्फ ये सीखना है कि हाउ द कंपनी वुड बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग अपने जिंदगी में अभी तक देखा ही है सब कोई, रिलायंस मोबाइल फोन का। सब कोई सुना है कहानी रिलायंस मोबाइल फोन का? 500 रुपया में फोन चिपका दिया था बाजार में। 500 रुपया में, कहीं कहीं फ्री में भी दे दिया था, जो लोग रिलायंस के शेयर होल्डर थे बोलकर 500 रुपया में फोन दे दिया था। जबकि उस समय मार्केट में फोन 3000 5000, मतलब मोबाइल फोन एक, मतलब जिसके पास होता था वो एक स्टेटस कैरी करता था। वो पूरा चीज को उन्होंने तोड़ के रख दिया 500 रुपया में फोन देकर। तो आप बोलेंगे क्या 500 रुपया में फोन दिया तो कंपनी अपना तरफ से रुपया लगाकर अपना खर्चा पे कस्टमर को फोन दिया है? कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा। तो क्या मेथोडोलॉजी लगाया? ये मेथोडोलॉजी लगाया। एक फोन है क्या, प्लास्टिक बॉडी, चिप, एक तो बोर्ड है, मदरबोर्ड है उसमें, बस उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, 100-200, बस, उससे ज्यादा नहीं पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, उसका सारा चीज मशीन से बनेगा तो लेबर कॉस्ट भी नहीं है। 100-200 रुपए का सामान को 500 रुपए में बेचा, 300 रुपए तो प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये गारंटी लेके चला सर्वे करके कि 100 करोड़ का आबादी है,
10 करोड़ फोन बेच दूंगा 2 साल में। ये प्लानिंग लेके चला। तो 300 रुपया करके एक फोन पे कमाया, और 10 करोड़ का आबादी है 3 साल में, 3,000 करोड़ का मार्जिन तो ऐसे ही है। ऊपर से उनको उनका फोन के अलावा और भी कॉस्ट था। वो लोग रास्ता रास्ता में सीडीएमए का तार बिछाया, अभी भी बहुत से रास्ता में कटा हुआ दिखता है आपको, देखना एक स्ट्राइप जैसा सीडीएमए का तार बिछाया वो लोग, रिलायंस मोबाइल फोन वाला लोग। तो उसका कॉस्ट उठाने के लिए जब जब 500 रुपये में फोन बेचा, तो 500 रुपया मिनिमम मंथली रेंटल पोस्ट पेड पे ही बेचा 3 साल तक। 3 साल के बाद उसको प्रीपेड में ये लोग चालू किया। पहले बार फोन आया था तो सिर्फ पोस्ट पेड में आया था, मिनिमम रेंटल 500 रुपया, जिसमें एडवांटेज ये था रिलायंस सारा फ्री था। तो लोग ये सोचते थे कि चलो घर में तो हर एक घर में रिलायंस आ गया तो फ्री तो है ही, तो बात करा देंगे। तो वो लोग ऐसे सोच के ले रहे थे 500 रुपया का कुछ नहीं जाएगा, कहाँ मोबाइल फोन इतना महंगा, 500 रुपया में दे देंगे। 3 साल में वो 500 रुपया करके हर एक फोन से जो वसूली किया, उससे उसका फिक्स कॉस्ट लूट गया, जो तार बिछाने का खर्चा था। तो इससे उनके ये आइडियोलॉजी से क्या हुआ, जो हच का मार्केट था, हच उस समय चलता था, वोडाफोन का नाम था हच, एयरटेल का मार्केट था, बीएसएनएल को तो एकदम साफ कर दिया, एकदम साफ। वो सब खत्म हो गए, उनके भी ग्राहक इनके पास आ गए। किस लिए आ गए? क्या लालच में कि रिलायंस फ्री है, ये लालच में सब आ गए। तो अपना नया मार्केट तो उनको मिला ही, प्लस एग्जिस्टिंग का भी मार्केट उठ के इधर आ गया। तो जो मेन इनका क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा था, तो दे एक्चुअली turned out to be a profitable company in just a span of 3 years of time. The same is going to come again in 2016 in India. JioNet, मुकेश अंबानी का मॉडल, 4G इंटरनेट कनेक्शन, उसका भी ऐसे ही तार बिछ रहा है गली गली में, अपने को भी पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा, बट तार बिछना चालू हो गया। पूरा इंडिया में तार जमीन पे बिछा रहा है, और इंटरनेट में पूरा रेवोल्यूशन आने वाला है। अपना घर में टीवी जो अभी सेट टॉप बॉक्स से चल रहा है, वो डायरेक्ट इंटरनेट से चलेगा। मतलब सब जिसके घर में भी वैसा टीवी आ गया है जो इंटरनेट सपोर्ट करता है, आजकल तो सब एलईडी स्क्रीन वाला जो टीवी हो तो इंटरनेट सपोर्ट करता है, तो वो वाला टीवी सबके घर में, वाईफाई। आप मतलब इंटरनेट में आप समझ लीजिए, अभी आप 100 रुपया में जो स्पीड ले रहे हैं ना, वो स्पीड का 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 रुपये में। वो रेवोल्यूशन आने वाला है। 2017 से उन लोग बिजनेस चालू करेगा। 2015-16 से ये लोग खाली बिछा रहा है, तार बिछा रहा है, और लोगों को आग लगा रहा है। और इन लोग में एक चीज होता है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं ना, वो लोग यूजुअली बहुत लंबा रुपया लेके मार्केट में घुसते हैं, कैपिटल बहुत लंबा लेके घुसते हैं, और इतना कैपिटल लेके घुसते हैं कि अगल बगल वाला बस चुपचाप बैठ के देखता ही रहता है, देखो क्या क्या करता है। मीडिया वाला कम बदमाश नहीं है। वोडाफोन का प्रेसिडेंट को जाके पूछ रहा है, आपको क्या लग रहा है रिलायंस 4G आ रहा है? वो क्या बोलेगा? अरे सोचिए, रेवेन्यू 2 साल बाद चालू होगा, 30,000 करोड़ रुपया अभी डाल दिया। मुकेश अंबानी बस पैसा कम थोड़ी है, 30,000 करोड़ डाल दिया बाजार में, 2 साल बाद पैसा आएगा उसका। वोडाफोन एयरटेल चुपचाप बैठ के देख रहा है। अभी बीच में न्यूज आया, वोडाफोन ने एक टावर बढ़ाया 50 करोड़ का। तो क्या है, वो 30,000 करोड़ के सामने तुम्हारा 50 करोड़ का टावर का क्या काम है? तो उन लोग को मीडिया वाला जाके पूछ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, रिलायंस वाला आएगा तो आप क्या करेंगे? ना, मैं क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बैठे हुए हैं, हमको डर नहीं लग रहा। अंदर में पता चल रहा है कि वो कितना डर रहा है, क्योंकि जितना ये भी वोडाफोन एयरटेल इंटरनेट से कमाते हैं, सब स्विच कर जाएगा, हम लोग भी कर ही जाएगा। और हम लोग कंज्यूमर लोग को क्या चाहिए? सस्ता और क्वालिटी। हम लोग को वोडाफोन हम 40 साल से यूज कर रहा है या 15 साल से यूज कर रहा है, हमको कुछ रिलेशन मेंटेन करना है क्या? हाँ, वोडाफोन से कोई हमारा लगाव है नहीं, हम इसके साथ 10 साल से रहा, हम रिश्ता नहीं तोड़ेगा। सस्ता भी कर देगा तो भी मतलब नहीं, सब अब सब देखेगा, भीड़ पूरा वहीं जा रहा है ना, सब घर में जियोनेट आ गया तो हम भी जियोनेट ही ले लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, हम अकेला वोडाफोन चेंज कर या आप मान के चलिए ये रेवोल्यूशन आने वाला है। तो इंटरनेट
जो भी इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग जीमेल वीमेल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है अभी तक। आप लोग अगर ये सब नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि आप कोई दूसरा गांव में पीछे रह गया जमाना से। मतलब आपको तो आदत डाल लेना है 2 साल के अंदर, पता चलेगा गवर्नमेंट का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, स्कूल कॉलेज जितना काम है सब ऑनलाइन हो रहा है। एग्जाम भी फिजिकल बंद हो जाएगा, शायद इंटरनेट पे चालू हो जाएगा, हो सकता है हम लोग भी क्लासेस ऑनलाइन कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब क्लासेस इतना आना जाना ट्रैवलिंग कौन हैसल करेगा? अभी क्यों आता है पब्लिक? क्योंकि इंटरनेट पे मिलेगा तो वो बफर करेगा ना, मतलब इससे अच्छा तो जाके पढ़ाते हैं। और जब इंटरनेट पे दुम 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 दौड़ रहा है तब बोलेंगे कौन जाएगा, ये ठीक है यार घर में आराम से एसी चला के बैठो। तो साइकोलॉजी इज गोइंग टू चेंज। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मार्जिनल कॉस्टिंग देखो कैसे, मतलब बड़े प्लेयर लोग ही यूज करते हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा धूम धमा के बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन उसका एक पोर्शन ही कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, प्लस प्रॉफिट ले रहे हैं, with an assurance in their survey that they will get large number of customers. If they don't get, then the model is super flop. Usually marginal costing, एक और चीज ध्यान रखना, ये अप्लाई होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, नॉट फॉर एवर। जैसे रिलायंस भी अप्लाई किया कब तक, 4 साल तक, 3 साल तक। उसके बाद जब लगा कि अब मार्केट में अच्छा नाम हो गया, कस्टमर बहुत आ गए, सब चीज को बदल के 500 का 5000 कर दिया। हर लेवल पे ले आया, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, सब लेवल का फोन ले आया। तो वही जियोनेट में भी होगा। मतलब शुरुआत में अगर मान लीजिए सस्ता दिया, 3-4 साल तक सस्ता सस्ता सबको आदत लगा देगा, और उसके बाद फिर रेगुलराइज करेगा। Marginal costing is not a long-term technique. It is a short-term technique usually used by large players to enter into a large market so that the other players don't become a barrier to them. मतलब तुम्हारा कोई हिम्मत नहीं मेरे से बात करने का, तुम लोग साइड हटो, मैं अंदर घुसता हूँ, और फिर सब कुछ सही होने के बाद वो रेगुलराइज करके सब नॉर्मल करके निकल जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वापस से वो लोग फिर क्या करते हैं ना, रिवर्स, मतलब साइकिल है, आप समझ लो। मैं आपको क्या बोला, छोटा से चालू हुआ, कॉस्ट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर बहुत ज्यादा हो गया कॉस्ट, मार्केट नहीं मिल रहा है, फिर से रिवर्ट किया, वापस मार्जिनल कॉस्टिंग पे आया, थोड़ा दिन चलाएंगे, फिर कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, फिर एक लेवल पे पहुंचेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये साइकिल है। और यूजुअली क्या होता है, एक प्रोडक्ट पे एक ही बार लगाते हैं, दूसरी बार नहीं लगाते हैं, नया प्रोडक्ट पे लगाने का चेष्टा करते हैं जिससे हम लोग को ज्यादा इनकम मिले। सिमिलर प्रोडक्ट पे वापस दाम गिराते नहीं है। सेम प्रोडक्ट का एक बार कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ के फिर गिराया नहीं जाता, वो दाम बढ़ा ही रह जाता है, फिर नया प्रोडक्ट चालू किया जाता है जिसका दाम कम हो। तो ये सब मार्केट का स्ट्रेटेजीज है, जो आप लोग फाइनल में आते हो तो और डिटेल में पढ़ते हो। इसमें बहुत सारे इलीगल चीजें भी आ सकती है। इलीगल चीजें कैसी आती है कि कोई कंपटीशन एक्ट बोलकर एक एक्ट है हर देश में, कि हेल्दी कंपटीशन दुनिया में चलता रहे। तो कोई कंपनी, वोडाफोन अगर देखा कि मेरा मार्केट 1000 रुपया में मैं कोई चीज बेच रहा हूं, एक बड़ा प्लेयर आके 50 रुपया में वो चीज को दे दे रहा है, तो उससे 1000 वाला मार्केट तो एकदम जीरो हो जाएगा। तो वोडाफोन जाके कंपटीशन कमीशन को कंप्लेन कर सकता है कि ये क्या हो रहा है, देखिए ये लोग 1000 का पूरा मेरा तो जीरो ही करा दिया, हम क्या करेंगे। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस को बचाने के लिए गवर्नमेंट आके उनको एक कंडीशन लगा सकता है कि आप प्राइस इससे ज्यादा, इससे कम नहीं कर सकते, आपको इतना रखना ही पड़ेगा, जिससे कि मार्केट इक्वली डिवाइडेड है। गवर्नमेंट को तो दोनों से ही टैक्स आता है ना भाई, गवर्नमेंट उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा, गवर्नमेंट उसका हेल्दी मेंटेनेंस करेगा। तो ऐसा भी होता है। इस तरह का प्राइसिंग को बोलते हैं हम लोग प्रीडेटरी प्राइसिंग। द टर्म इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी मतलब एक बड़ा प्लेयर किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को खत्म करने के लिए कोई प्राइस रखता है, और शॉर्ट टर्म के लिए रखता है, उसको बर्बाद कर दो, फिर उसका सारा मार्केट ले लो, फिर सब नॉर्मल कर दो। वो बड़े प्लेयर जानबूझ के, उसमें क्या होता है ना, वो बड़े प्लेयर गवर्नमेंट कैसे आगे चेक करेगा पता है, गवर्नमेंट चेक करेगा कि आप क्या लॉस करके बेचकर इसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप प्रूफ कर दो कि नहीं मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, मैं अपना कॉस्ट ये समझ रहा हूँ, प्रॉफिट रख रहा हूँ, आप देखिए मेरा कहाँ गलती है, मार्जिनल कॉस्टिंग उसको प्रूफ कर दीजिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगा। वहीं अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसा एहसास हो गया कि आप लॉस करके उसको खाली बर्बाद करने के लिए आए हैं इंटेंशनली, तब गवर्नमेंट कंडीशन लगा के बोलेगा नहीं तुम प्राइस बढ़ाओ,
तुम घटा नहीं सकते। अभी जैसे ये ओला कैब आया ना, अभी केस सुना था क्या आप लोग? ओला कैब का चेन्नई में एक आदमी केस कर दिया ओला कैब के ऊपर कि ये लोग ऑफर दे दे के प्राइस घटा रहा है और हम लोग का एग्जिस्टिंग टैक्सी का जो मार्केट है वो बर्बाद कर दिया। कॉम्पिटिशन कमीशन में यही केस हुआ। तो ये फिर बाद में प्रूव हो गया कि नहीं, ओला कैब जो कर रहा है वो ऐसा कुछ बर्बाद करने का नियत से नहीं कर रहा है, उसको उसमें प्रॉफिट बच रहा है इसलिए वो कर रहा है। तुम भी वो प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो तुम भी करो। केस रिजेक्ट हो गया। फिर फ्लिपकार्ट स्नैपडील पे केस हुआ, वो भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उन लोग ने प्रूव कर दिया अपने आप को कि हम लोग कोई किसी को बर्बाद करने नहीं आए, हम लोग का मॉडल प्रॉफिट कमाने का इस तरीके से है। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एंड दिस इज अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। दिमाग में आपके बहुत सारा स्पार्क आया है, आप सोचते सोचते जाइए कि और कहाँ कहाँ आपको मार्जिनल कॉस्टिंग देखने मिला। फिर अगले दिन हम लोग इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।